जो पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी हम्म, उसमें शिष्य गुरु परंपरा चला करती थी। जी। जब शिष्य गुरु परंपरा चलती है तो उसमें एक आदर की भावना होती है, एक सम्मान की भावना होती है और गुरु एक शिष्य को अपना एक अंग मान करके चलता है, जहाँ उसका ध्येय केवल ये होता है कि मैं एक मिट्टी के घड़े को तैयार करता हूँ, चाहे मुझे उसे थपकी मारनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मटका तैयार होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा पद्धति हमारी चल रही है वो केवल मार्क्स जो आते हैं, अंक प्रदान रह गई है कि मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँ, और वही एक टारगेट रह गया है, चाहे वो शिक्षक हो या शिष्य हो। और अब तो ये स्थिति आ गई कि 100 में से 100 अंक आने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो अपने जीवन में पूर्ण बनेगा या नहीं बनेगा, क्या वो एक अपने जीवन को सफल बनाएगा या नहीं बनाएगा। रोजगार पाने का लक्ष्य है लेकिन रोजगार भी मिलता नहीं है। रोजगार तो आपको स्किल से ही मिलेगा। आप देखिए कि जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन 5-5, 10-10 साल के बच्चे वो कितना अच्छा काम कर लेते हैं और कितना हुनर है, और रोजगार मिलता है आपके हुनर से। और पढ़ाई तो एक आपको उसको विचारिक धारा है, वेरिएशन जो बढ़ाता है, आपको वैरायटी दे देता है, लेकिन आपका हुनर, आपकी स्किल आपके काम में आती है। गुरुकुल व्यवस्था थी, हमारा जीवन का निर्माण करती थी। वो जीवन का कैरियर बनाना उनका लक्ष्य नहीं था, जीवन बनाना उनका लक्ष्य था। वो जीवन जीना सिखाते थे। और आज हम केवल कैरियर बनाने की सोचते हैं तो कुछ लोग ही उसमें सेलेक्ट होते हैं। अभी जैसे मान लीजिए इतनी सारी कोचिंग सेंटर चल रही है, वो केवल एक व्यापारिक केंद्र बन चुके हैं कि शिक्षा को व्यापार बना दिया है। और व्यापार होने के कारण हमारा जो शिक्षा का जो क्षीणता आई है वो बहुत बड़ी गलत हो रही है। और आप देख लीजिए, कोटा का उदाहरण देख लीजिए, कितने बच्चे प्रेशर में आते हैं, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। क्या समाज का उत्थान बिना आध्यात्मिकता के संभव है? जिस दिशा में हमारा समाज जा रहा है, हमारी भविष्य पीढ़ी जा रही है, बिना आध्यात्म के कैसा रहेगा उनका जीवन, कैसा रहेगा उनका भविष्य? इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। सनातन भारत महासंघ के इस वीडियो में मैं चेतना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं, और मेरे साथ आज ऐसे ही शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में जो सनातन धर्म पर काम कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अध्यात्म को लेकर, सनातन को लेकर जागरूक कर रहे हैं पूरी दुनिया को, समाज को। बहुत सारे अवार्ड इनकी झोली में भर चुके हैं इन कामों को लेकर, और इनका नाम है परमचंद गांधी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं परमचंद गांधी जी। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, मेरा सौभाग्य है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि मैं शिक्षा पर बात करना चाहती हूँ। जिस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव आया है, देखिए एक वक्त था जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति चला करती थी। उस वक्त एक जुड़ाव हुआ होता था बच्चों का अपने गुरु से, शिक्षा पद्धति से, वेदों से, संस्कृति से। आजकल की शिक्षा पद्धति में वो सब मिसिंग है, क्या कहेंगे आप? मेरा ये मानना है कि जो पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें शिष्य गुरु परंपरा चला करती थी। जी। जब शिष्य गुरु परंपरा चलती है तो उसमें एक आदर की भावना होती है, एक सम्मान की भावना होती है, और गुरु एक शिष्य को अपना एक अंग मान करके चलता है, जहाँ उसका ध्येय केवल ये होता है कि मैं एक मिट्टी के घड़े को तैयार करता हूँ, चाहे मुझे उसे थपकी मारनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मटका तैयार होना चाहिए। और जब मटके का उपयोग होता है तो उसमें शीतलता प्राप्त होती है। वो शिक्षा पद्धति के जो गुण थे उसमें स्वतः व्यक्ति जो पढ़ता था वो परिपूर्ण होकर के अपनी योग्यता का परिचय देता था। जहाँ पर 72 कलाएं पुरुषों के लिए, 64 कलाएं स्त्रियों के लिए जब काम में ली जाती थी तो नई शिक्षा सिखाने की उसे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। और रोजगार हो या जीवन पद्धति हो या जीवन जीने की कला हो, सब उसमें सिखाई जाती थी और स्वतः उसको मिल जाती थी। एक प्लेटफॉर्म वो अपने आप में तैयार कर लेता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा पद्धति हमारी चल रही है वो केवल मार्क्स जो आते हैं, अंक प्रदान रह गई है कि मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँ, और वही एक टारगेट रह गया है। चाहे वो शिक्षक हो या शिष्य हो, शिक्षक का यही टारगेट रहता है कि मेरे जो विद्यार्थी है वो अधिक से अधिक नंबर लेकर के आए, और शिष्य का भी यही एक लक्ष्य होता है कि मैं अधिक से अधिक नंबर
प्राप्त करूं। और अब तो ये स्थिति आ गई कि 100 में से 100 अंक आने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो अपने जीवन में पूर्ण बनेगा या नहीं बनेगा, क्या वो एक अपने जीवन को सफल बनाएगा या नहीं बनाएगा, अपने भविष्य में वो पढ़ाई काम में भी आएगी या नहीं आएगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि जो आज की शिक्षा पद्धति है वो केवल आपको एक नॉलेज तो देती है, लेकिन एक जो स्किल आना चाहिए वो स्किल नहीं आ पाता है। अब जो कैरियर जो बनाने की जब बात आती है, जैसे मान लीजिए कि आज सारे के सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो एग्जाम ही उनका बेस रह गया है कि हमारा जो कैरियर बनेगा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से ही बनेगा, और हम उसी के आधार पर चयन होंगे, और चयन होने के बाद में हम जो हमें जॉब मिलेगी हम उसी में ज्वाइन करेंगे। अब जब ज्वाइन कर लिया तो वो जरूरी नहीं कि आपकी पसंद का आपको जॉब मिले, आपको उसको पसंद करे या नहीं करे, आपको जॉब करना पड़ता है। और आज जो हमारे जो सामने भ्रांतियां आ रही है कि मैंने अधिकांश लोगों को देखा कि वो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि जब वो जिस जॉब को करना चाहते हैं वो जॉब उसको मिलती नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि कला का विद्यार्थी है वो साइंस में चला जाता है, या इंजीनियर है वो मेडिकल में चला जाता है, तो ये इस तरह का जो चेंज होता है वो उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने बीकॉम किया या ग्रेजुएशन किया या पीजी किया, उसके बाद में अगर वो बैंक में चला गया तो उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो पढ़ाई दैनिक जीवन में काम में नहीं आती है। पढ़ाई का मतलब ही सिर्फ रोजगार पाना रह गया है आजकल की। वो भी मिलता नहीं है। रोजगार पाने का लक्ष्य है लेकिन रोजगार भी मिलता नहीं है। रोजगार तो आपको स्किल से ही मिलेगा। आप देखिए कि जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन 5-5, 10-10 साल के बच्चे वो कितना अच्छा काम कर लेते हैं और कितना हुनर है, और रोजगार मिलता है आपके हुनर से। और पढ़ाई तो एक आपको उसको विचारिक धारा है, वेरिएशन जो बढ़ाता है, आपको वैरायटी दे देता है, लेकिन आपका हुनर, आपकी स्किल आपके काम में आती है। तो हमारा जो हुनर है वो हर व्यक्ति में अपना अपना हुनर होता है, चाहे संगीत में हो, चाहे हस्तकला शिल्प में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे वकालत में हो, डॉक्टरी, किसी में भी उसका हुनर है। ऐसे ऐसे इंजीनियर देखे जिन्होंने कभी कोई पढ़ाई नहीं करी है लेकिन वो बहुत अच्छे इंजीनियर का काम करते हैं। ऐसे ऐसे जो दवाई देते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी दवाई दे देते हैं। ऐसे ऐसे जो व्यापारी हैं जिन्होंने कभी क्लास ज्वाइन नहीं करी लेकिन अच्छे, आज उनकी गिनती अच्छे अच्छे बिजनेसमैन में होती है और इंडिया के टॉपर्स में उनका नाम आता है। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपको स्किल देती है। इसके साथ साथ सर, जिस तरीके से गुरुकुल पद्धति में हम हमारे वेदों के बहुत करीब हुआ करते थे, उस समय में और आज के समय में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। हमारी युवा पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि वेद क्या होते हैं। इस दिशा में आप क्या कहेंगे? देखिए, गुरुकुल व्यवस्था जो पहले थी इतनी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जब ब्रिटिश शासन जब आया था यहाँ पे, जब ब्रिटिश शासन आया था तो उन्होंने एक प्रहार किया था कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था है जो भारत में पनप रही है और वो आगे जाके हमें दुखदाई होगी, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। और ऐसा षड्यंत्र रचा था कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है, जो गुरुकुल व्यवस्था, उसको खत्म कर दी जाए। और मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उन्होंने लागू कर दिया। जगह जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिए, छोटी छोटी स्कूलें खोल दी, और ये प्रचार किया कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और अंग्रेजी में पढ़ने वालों को बहुत अच्छा करियर मिलता है। लेकिन ये भ्रांति जो फैलाई है वो भ्रांति सही साबित नहीं हुई है। आज भी हमारी जो शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति थी उसमें ऐसी व्यवस्थाएं होती थी जिसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाषा हो, चाहे वो प्राकृत जो भाषा थी या संस्कृत जो भाषा थी, वो पढ़ाई जाती थी। और गुरुकुल में एक अच्छी व्यवस्था होती थी, उनका एक डिसिप्लिन होता था, एक दैनिक चर्या होती थी। सुबह 4 बजे उठना, रात को 10 बजे सोना, एक पूरा सिस्टम था। उनकी दैनिक चर्या होती थी। सुबह हमको क्या पढ़ना है, हमको योग करना है, हमें वेद पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें गुरु भगवंतों के जो गुरुकुल में जो व्याख्यान होते हैं उनको सुनना है, फिर हमें अपना कोर्स करना है, फिर प्रैक्टिकल करना है। इस तरह की पूरी उनकी दिनचर्या होती थी। आज वो सारा का सारा सिस्टम बंद हो चुका है। जब हमारी दिनचर्या ही बदल गई तो हम जीवन निर्माण कैसे करेंगे? गुरुकुल व्यवस्था थी, हमारा जीवन का निर्माण करती थी। वो जीवन का कैरियर बनाना उनका लक्ष्य नहीं था, जीवन बनाना उनका लक्ष्य था। वो जीवन जीना सिखाते थे। और आज हम केवल कैरियर बनाने की सोचते हैं तो कुछ लोग ही उसमें सेलेक्ट होते हैं। अभी जैसे मान लीजिए इतनी सारी कोचिंग सेंटर चल रही है, वो केवल एक व्यापारिक केंद्र बन चुके हैं कि शिक्षा को व्यापार बना दिया है। और व्यापार होने के कारण हमारा जो शिक्षा का जो क्षीणता आई है वो बहुत बड़ी गलत हो रही है। और आप देख लीजिए, कोटा का उदाहरण देख लीजिए, कितने बच्चे प्रेशर में आते हैं, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, और वो एक टारगेट को पाने के लिए, और उनकी रुचि नहीं है,
लेकिन अभिभावकों की दृष्टि से या उनके जो कोचिंग चलाने वाले उनकी दृष्टि से उनके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि वो उसको पूरा नहीं कर पाते। हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन दबाव में आकर के वो काम करते लेकिन पूरा नहीं कर पाते, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं और कई लोग उनमें से आत्महत्या भी कर लेते हैं जी। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसको बदलाव की जरूरत है। अभी गवर्नमेंट ने काफी बदलाव भी किया शिक्षा पद्धति में, उसको जोड़ने के लिए भी नई शिक्षा पद्धति लागू करी है, लेकिन वो अभी पूरी लागू नहीं हुई है। जब वो पूरी लागू होगी तो उसमें गुरुकुल व्यवस्था भी अगर होती है तो ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। और इसी बात को गहराई से समझते हुए सनातन भारत महासंघ भी एक प्लेटफॉर्म है जो लेकर आया है गुरुकुल जैसी सुविधा अपने साथ जुड़ने वालों के लिए, जिनको बेशक बहुत सारी सुविधाएं गुरुकुल के अंदर, पढ़ाई, बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स की पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई, सब कुछ फ्री मिल रहा है सर, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ कि ये सौभाग्य की बात है कि ये एक प्लेटफॉर्म एक आराम रूप से, एक सहजता में लोगों को उपलब्ध हो रहा है। और ऐसी व्यवस्था मैंने एक दो गुरुकुल की व्यवस्था में भी सुना है, तो उन्होंने भी चला रखे। अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर के ये संस्था अगर आई है तो मैं तो उनका स्वागत करता हूँ कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारी जो मौलिक जो संस्कृति है, हमारी जो मौलिक शिक्षा पद्धति है, हमारी जो मौलिक ग्रंथ हैं, हमारी जो मौलिक वेद पुराण है, उनका अगर अध्ययन होता तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि सहजता में वो अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। जब हम शिक्षा की ही बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, एक सवाल बड़ा दिलचस्प आया है मेरे दिमाग में कि जिस तरह से आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ के स्कूलों में मराठी पढ़ना अनिवार्य है, गुजरात चले जाइए, वहाँ गुजराती पढ़ना आपको अनिवार्य ही है, लेकिन हम राजस्थान में रहकर राजस्थानी अनिवार्य क्यों नहीं है हमारे लिए? आजकल के बच्चों को हिंदी बोलने में भी शर्म आती है सर, और उसी को देखकर लगता है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन आज भी हम उनकी गुलामियों में किसी न किसी इस रूप से जकड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि भाषा का सम्मान आना जरूरी है। हर भाषा कोई भी हो, वो जहाँ बोली जाती है उसका सम्मान होता है, उसी में वो अपने जो संवाद होता है उसी भाषा में वो करता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, जो मारवाड़ी लोग हैं आज हिंदुस्तान के कोने कोने में वो गए हुए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उनको सीखा, उनका सम्मान किया, उनको सम्मान करने के बाद में उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया, तो उन्हें वो भाषा उनको मददगार सिद्ध हुई। उन्होंने भाषा, आज जैसे मान लो अंग्रेजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम कहते हैं अंग्रेजी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरे घर में मारवाड़ी बोली जाती है, तो मैं मारवाड़ी में बात करता हूँ तो मुझे एक अपनापन लगता है, मुझे एक मिठास लगता है, और रिश्तों में जो मिठास आती है, अपनी जो मातृभाषा, जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें जो मिठास आता है वो दूसरी भाषा में नहीं आ सकती। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इस जुड़ाव को प्रमोट करने के लिए आपको नहीं लगता कि हमारे शिक्षण संस्थानों को ही शुरुआत करनी चाहिए? शिक्षण संस्थाओं में कई जगह तो शुरुआत हो चुकी है, जैसे गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है, महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है, पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जाती है, तमिलनाडु में वहाँ की लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। लेकिन अपने राजस्थान में क्या है कि अभी इसके लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, लेकिन अभी वो पहुंच इतनी नहीं हो पाई है। कई कारण इसमें हो सकते हैं कि जैसे राजनीतिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वो अभी उसको दर्जा नहीं मिला है। लेकिन प्रयास जारी है कि हमारी मारवाड़ी को, राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिले, जिससे हमारी राजस्थानी भाषा की एक अलग पहचान हो। और मैं तो कहता हूँ राजस्थान की जो संस्कृति आज तो पूरे विश्व में धूम मचा रही है, तो भाषा को भी सम्मान अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान की आप पहचान देख लीजिए, कि परिधान देख लीजिए, आज फैशन शो में राजस्थान की जो ड्रेस मटेरियल आ रहा है उसी का ये अनुपम जो उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में देखो, राजस्थानी वेशभूषा आपको नजर आएगी। तो इसी तरह से हमारी जो मारवाड़ की जो भाषा है, इतनी मीठी भाषा, मेरे ख्याल से कई और लैंग्वेज को हम देखते हैं तो इतना मिठास नजर नहीं आता है जो मारवाड़ी में आता है। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप साहित्य से इतना गहराई से जुड़े हुए हैं, आपको इतने सारे अवार्ड्स में मिले हुए हैं, हिंदी भाषा में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे साहित्य और सनातन से जुड़ने के लिए? किस कदर वो उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है? साहित्य हमेशा जीवन का निर्माण करता आया है, और साहित्य ही है जो आपके जो आपकी जो दिमाग की जो विजन है उसको बहुत बड़ा बनाता है, एक सोच देता है। और साहित्य ही आपको भूत भी दिखाता है, वर्तमान भी दिखाता है और भविष्य भी दिखाता है।
तो तीनों काल की कल्पना हम साहित्य से कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि किस तरह का साहित्य वो पढ़े। तो साहित्य में अगर उच्च स्तर का साहित्य पढ़ता है जिसमें वो आध्यात्म से जोड़ता है, जो आपकी आत्मा से लिंक करता है, वो आपके जीवनचर्या से लिंक करता है, जो आप में महापुरुषों के गुण अगर वो उसमें आते हैं, आपके जो जीवन में स्किल पैदा करता है, वो साहित्य पढ़ता है, तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत कारगर सिद्ध होता है। लेकिन आज की डिजिटल युग के अंदर साहित्य बिल्कुल गौण हो चुका है। डिजिटल साहित्य आ गया जिसको कोई पढ़ा नहीं जाता है, और उसमें भी सच्चाई नहीं है कि वो कितना सत्य, उसकी भी गारंटी नहीं है कि जो डिजिटल या गूगल जो आपको बताता है वो जरूरी नहीं है। जैसे अभी चैट आया, जीपी चैट आ गया, चैट जीपीटी आ गया, उसमें भी आपको गारंटी नहीं है कि जो आप चाह रहे हो उसमें मिलेगा। मैंने भी ऐसा जीपीटी में मैंने देखा, उसमें मैंने 1-2 का आर्टिकल मैंने निकाले थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो आर्टिकल वो मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने अपने हिसाब से जैसे मैं लिखता हूँ वैसे मैं लिखने के प्रयास किया। हाँ, एक वो मदद जरूर कर सकता, लेकिन आपको कंप्लीट पूरा का पूरा रेस्पॉन्स वो नहीं दे सकता। आपको साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। साहित्य के जुड़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और साहित्य आपको आध्यात्मिक शक्ति देता है, वो शक्ति आपको परिपूर्ण बनाती है। जी, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आजकल की युवा पीढ़ी को साहित्य और अध्यात्म से जुड़ना उतना ही ज़रूरी है जैसा कि शरीर के लिए भोजन होता है, जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छे और सुरक्षित भविष्य निर्माण के लिए, और इसी के साथ साथ अपने जीवन को भी कोई सफल उद्देश्य मिले, इसके लिए सनातन से जुड़ना भी ज़रूरी है। क्या कहेंगे? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि सनातन होता क्या है। हाँ जी। सनातन बोलते हैं शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य क्या है? जो प्रकृति है वो ही शाश्वत सत्य है। अगर मैं प्रकृति से जुड़ता हूँ, शाश्वत सत्य से जुड़ता हूँ, तो वो तो अपने आप में आध्यात्म ही है। तो सनातन जो चीज है वो बहुत ऊंचा शब्द है, उसके साथ अगर जुड़ता है। अब क्या होता है कि सनातन को लेकर के कई भ्रांतियां उत्पन्न अगर होती है, तो मैं तो उसको ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि सनातन एक शाश्वत सत्य है। जो आदमी जिस रास्ते पे चलता है वो प्रकृति का रास्ता है, और प्रकृति के साथ चलने में आदमी को फायदा ही होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि प्रकृति को भी लोगों ने गुलाम बनाना शुरू कर दिया है, प्रकृति को मानना बंद कर दिया है, प्रकृति का शोषण शुरू कर दिया है, और जिसकी विकृतियों के कारण हमारे सामने उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, और इसीलिए ही सनातन आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी शिक्षा पद्धति को पुरानी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना ज़रूरी है, जिससे कि अच्छी भविष्य पीढ़ी का निर्माण हो सके। और इसी महत्ता को समझते हुए सनातन भारत महासंघ लेकर आया है आपके लिए ये प्लेटफॉर्म, जहां पर आप गुरुकुल जैसी पद्धतियों से रूबरू हो सकेंगे। बहुत सारे फायदे आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर मिल सकेंगे। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो ज़रूर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, वेदों, संस्कृति और सनातन पर हमसे अपने विचार शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए आप सनातन भारत महासंघ का यूट्यूब चैनल।